नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ और ये कहानियाँ नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए के द्वितीय सेमेस्टर में शामिल है। तो आइए देखते हैं। आज की कहानी है प्रतिध्वनि। इस कहानी की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख पात्र है तारा। तारा की ननंद की बेटी है श्यामा। मन्नी और प्रकाश ये इस कहानी में प्रमुख पात्र है। प्रकाश तारा के भाई का बेटा है, श्यामा तारा की ननंद की बेटी है और मन्नी श्यामा की सहायिका है। तो आइए देखते हैं। मनुष्य की चिता जल जाती है और बुझ भी जाती है, परंतु उसकी छाती की जलन, द्वेष की ज्वाला संभव है उसके बाद भी धक धक करती हुई जला करे। तारा जिस दिन विधवा हुई, जिस समय सब लोग रो पीट रहे थे, उसकी ननंद ने भाई के मरने पर भी रोदन के साथ व्यंग्य स्वर में कहा, अरे मैया रे, किसका पाप किसे खा गया रे। तभी आसन वैधव्य ठेलकर अपने कानों को ऊंचा करके तारा ने वह तीक्ष्ण व्यंग्य रोदन के कोलाहल में भी सुन लिया। और व्यंग्य कौन कर रहा था? तारा की ननंद कर रही थी। किसके लिए? अपने भाई की मृत्यु पर। क्योंकि वो व्यंग्य किस पर कर रही है? यहाँ पर तारा पर व्यंग्य किया जा रहा है उसकी ननंद के माध्यम से कि किसका पाप किसे खा गया रे। और ये बात तारा को अंदर तक परेशान करती है, या वो बात उसे बड़ी तीखी लगती है, तीखा व्यंग्य लगता है और इतने कोलाहल में भी तारा उसको सुन लेती है। तारा संपन्न थी, यानी घर में धन दौलत की कमी नहीं थी, इसीलिए वैधव्य उसे दूर से ही डराकर चला जाता। उसका पूर्ण अनुभव वह कभी न कर सकी। हाँ, ननंद रामा अपनी दरिद्रता के दिन अपनी कन्या श्यामा के साथ किसी तरह काटने लगी। जो ननंद है रामा, वो बहुत गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। उसकी बेटी का नाम क्या है? श्यामा है। दहेज मिलने की निराशा से कोई ब्याह करने के लिए प्रस्तुत न होता, क्योंकि गरीब है तो दहेज नहीं दे पा रही थी, इसीलिए श्यामा का विवाह भी नहीं हो रहा था। श्यामा 14 बरस की हो चली। बहुत चेष्टा करके भी रामा उसका ब्याह न कर सकी। बहुत कोशिशें करी, लेकिन फिर भी श्यामा का विवाह नहीं हुआ और वह चल बसी, यानी जो रामा है उसका जीवन समाप्त हो गया। श्यामा निसहाय अकेली हो गई, पर जीवन के जितने दिन हैं वे कारावासी के समान काटने ही होंगे। वह अकेली ही गंगा तट पर अपनी बारी से सटे हुए कच्चे झोंपड़े में रहने लगी। बारी यानी बाड़ी, बगीचा, बड़ा बगीचा जिसको कहेंगे बाड़ी। मन्नी नाम की एक बुढ़िया, जिसे वो दादी कहती थी, रात को उसके पास सो रहती और न जाने कहाँ से उसके खाने पीने का कुछ प्रबंध कर ही देती। धीरे धीरे दरिद्रता के सब अवशिष्ट चिन्ह बिक कर श्यामा के पेट में चले गए, पर उसके आम की बारी अभी नीलाम होने के लिए हरी भरी थी। यानी गरीबी की मार उस पर लगातार पड़ रही थी, लेकिन अब उसके पास क्या बचा था? उसकी आम की बाड़ी, आम का बगीचा था जो बचा हुआ था, वो अभी नीलाम नहीं हुआ था। कोमल आतप गंगा के शीतल शरीर में अभी ऊष्मा उत्पन्न करने में असमर्थ था। नवीन किसले उससे चमक उठे थे। किसले यानी कोमल पत्ते। बसंत की किरणों की चोट से कोयल कुहुक उठी। बसंत ऋतु का आगमन हो गया, ये कोयल की कूक से पता चल रहा है। आम की कैरियों के गुच्छे हिलने लगे, यानी बाग में जो आम के पेड़ थे उस पे कैरियां झूलने लगी। उस आम की बारी में माधव ऋतु का डेरा था, यानी बसंत ऋतु का डेरा था, और श्यामा के कमनीय कलेवर में यौवन था। श्यामा भी अब युवा हो चुकी थी। श्यामा अपने कच्चे घर के द्वार पर खड़ी हुई मेघ संक्रांति का पर्व स्नान करने वालों को कगार के नीचे देख रही थी। समीप होने पर भी वह मनुष्यों की भीड़ उसे चींटियां रेंगती हुई जैसे दिखाई पड़ती थी। मन्नी ने आते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो बेटी, हम लोग भी स्नान करावें। उसने कहा, नहीं दादी, आज अंग अंग टूट रहा है, जैसे ज्वर आने को है, बुखार होने वाला है। और ये कहकर मन्नी चली गई। तारा स्नान करके दासी के साथ कगारे के ऊपर चढ़ने लगी। तारा कौन है? श्यामा की मामी कह सकते हैं, श्यामा की मामी है तारा। श्यामा की बारी में के पास से ही पथ था
किसी को वहां न देखकर तारा ने संतुष्ट होकर सांस ली। कैरियों से गदराई हुई डाली से उसका सिर लग गया। गदराई हुई यानी भरी हुई डाली राह में झुकी पड़ती थी। तारा ने देखा कोई नहीं है, हाथ बढ़ाकर कुछ कैरियां तोड़ ली। सहसा किसी ने कहा, और तोड़ लो मामी, कल तो यह नीलाम ही होगा। तारा की अग्निबाण सी आंखें किसी को जला देने के लिए खोजने लगी। फिर उसके हृदय में वही बहुत दिन की बात प्रतिध्वनित होने लगी। कौन सी बात? जो कभी रामा ने कही थी। उसकी ननंद है रामा, किसका पाप किसको खा गया रे। तारा चौंक उठी। उसने सोचा, रामा की कन्या व्यंग्य कर रही है, भीख लेने के लिए कह रही है। तारा होंठ चबाती हुई चली गई। 105 1, 105 2, 105 रुपए 3। ये क्या है? बोली लग रही है। किसकी? बारी की। बोली हो गई। अमीन ने पूछा, नीलाम का चौथाई रुपया कौन जमा करता है? यानी नीलामी का उसी मौके पर कितना पैसा जमा करवाना जरूरी होता है? चौथाई। लेकिन एक गठीले युवक ने कहा, चौथाई नहीं, कुल रुपए लीजिए, यानी पूरे रुपए ले लो। तारा के नाम की रसीद बना रुपया सामने रख दिया गया। यानी नीलामी में बाग किसने खरीद लिया? तारा ने ही खरीद लिया। श्यामा एक आम के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। उसे और कुछ सुनाई पड़ता था और उसे कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। केवल डुगियों के साथ 1 2 3 की प्रतिध्वनि कानों में गूंज रही थी। एक समझदार मनुष्य ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तारा ने अनाथ लड़की के बैठने का ठिकाना तो बना रहने दिया, नहीं तो गंगा किनारे का घर और 3 बीघे की बारी 105 रुपए में। तारा ने बहुत अच्छा किया। बुढ़िया मन्नी ने कहा, भगवान जाने ठिकाना कहाँ होगा। श्यामा चुपचाप सुनती रही। संध्या हो गई। जिनका उसी अरमाई में नीड़ था, अमराई यानी जो आम का बगीचा है, नीड़ यानी घर था, उन पक्षियों का झुंड कलरव करता हुआ घर लौटने लगा। पर श्यामा न हिली। उसे भूल गया कि उसके भी घर है। बुढ़िया के साथ अमीन साहब आकर खड़े हो गए। अमीन एक सुंदर कहे जाने वाले योग्य युवक थे और उनका यह सहज विश्वास था कि कोई भी स्त्री हो मुझे एक बार अवश्य देखेगी। श्यामा के सौंदर्य को तो दारिद्र्य ने ढक लिया था, दारिद्र्य गरीबी ने, पर उसका यौवन छिपने के योग्य न था। कुमार अपनी यौवन क्रीड़ा में विह्वल था। अमीन ने कहा, मन्नी पूछो, मैं रुपए दे दूं? कौन से रुपए? नीलामी के। अभी 1 महीने की अवधि है, रुपया दे देने से नीलाम रुक जाएगा, यानी नीलामी रुक जाएगी। मैं रुपया दे देता हूँ, यानी अमीन श्यामा की सहायता करना चाहते हैं कि उसकी नीलामी रुक जाए। श्यामा ने एक बार तीखी आंखों से अमीन की ओर देखा। वह पुष्ट कलेवर अमीन उस अनाथ बालिका की दृष्टि न सह सका और धीरे से चला गया। मन्नी ने देखा, बरसात की सी गीली चिता श्यामा की आंखों में जल रही है। मन्नी का साहस न हुआ कि उससे घर चलने के लिए कहे। उसने सोचा, ठहर कर आऊंगी तो इसे घर लिवा जाऊंगी। परंतु जब वह लौट कर आई तो रजनी के अंधकार में बहुत खोजने पर भी श्यामा को न पा सकी। तारा का उत्तराधिकारी हुआ उसके भाई का पुत्र प्रकाश। अकस्मात संपत्ति मिल जाने से जैसा प्राय हुआ करता है, वही हुआ। प्रकाश अपने आपे में न रह सका, यानी ज्यादा धन का नशा इस पर हावी हो गया। वह उस देहात में प्रथम श्रेणी का विलासी बन बैठा। उसने तारा के पहले घर से कोस दूर भर श्यामा की बारी को भली भांति सजाया। उसका कच्चा घर तोड़कर बंगला बनाया गया। अमराई में सड़कें और क्यारियां दौड़ने लगी। यहीं प्रकाश बाबू की बैठक जमी। अब इसे उसके नौकर छावनी कहते थे। किसको? अमराई को, जो बारी थी। आषाढ़ का महीना था। सवेरे ही बड़ी उमस थी। पुरवाई से घनमंडल स्थिर हो रहा था। वर्षा होने की पूरी संभावना थी। पक्षियों के झुंड आकाश में अस्त व्यस्त घूम रहे थे। एक पगली गंगा के तट के ऊपर की ओर चढ़ रही थी। वह अपने प्रत्येक पाद विक्षेप पर 1 2 3 अस्फुट स्वर से कह देती। पाद विक्षेप यानी जो वो कदम रख रही थी और खंडित हो रहे थे, जो उस मिट्टी पर वो अपने पैरों के निशान छोड़ रही थी, उनको वो गिन रही थी। फिर आकाश की ओर देखने लगी।
अमराई के खुले फाटक में वह घुस आई और पास के वृक्षों के नीचे घूमती हुई 1 2 3 करके गिनने लगी। लहरीले पवन का झोंका आया, तिरछी बूंदों की एक बाढ़ पड़ गई। 2 4 आम भी चू पड़े। पगली घबरा गई। 3 से अधिक वह गिनना नहीं जानती थी। इधर बूंदों को गिने कि आमों को। बड़ी गड़बड़ी हुई, पर वह मेघ का टुकड़ा बरसता हुआ निकल गया। पगली एक बार स्वस्थ हो गई। महोखा एक डाल से बोलने लगा। महोखा एक पक्षी। डुग्गी के समान उसका डूप 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 शब्द पगली को पहचाना हुआ सा मालूम पड़ा। वह फिर गिनने लगी, 1 2 3। उसके चुप हो जाने पर पगली ने डालों की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोली, 1 2 3। इस बार उसकी गिनती में बड़ा उल्लास था, विस्मय था और हर्ष भी। उसने एक ही डाल में पके हुए 3 आमों को वृंतों सहित यानी पत्तों सहित तोड़ लिया और उन्हें झुकाते हुए गिनने लगी। पगली इस बार सचमुच बालिका बन गई, जैसे खिलौने के साथ खेलने लगी। माली आ गया। उसने गाली दी, मारने के लिए हाथ उठाया। पगली अपना खेल छोड़कर चुपचाप उसकी ओर एकटक देखने लगी। वह उसका हाथ पकड़कर प्रकाश बाबू के पास ले चला। प्रकाश यक्ष्मा से पीड़ित होकर इन दिनों यहाँ निरंतर रहने लगा था। वह खांसता जाता था और तकिए के सहारे बैठा हुआ पीकदान में रक्त और कफ थूकता जाता था। कंकाल सा शरीर पीला पड़ गया था। मुख में केवल नाक और बड़ी बड़ी आंखें अपना अस्तित्व चिल्लाकर कह रही थी। पगली को पकड़कर माली उसके सामने ले आया। विलासी प्रकाश ने देखा, पागल यौवन अभी उस पगली के पीछे लगा था, यानी वो युवा थी। कामुक प्रकाश को आज अपने रोग पर क्रोध हुआ और पूर्ण मात्रा में हुआ, पर क्रोध धक्का खाकर पगली की ओर चला आया। प्रकाश ने आम देखकर ही समझ लिया और फूहड़ गालियों की बौछार से उसकी अभ्यर्थना की, यानी पगली को ताबड़तोड़ गालियां देने लगा। पगली ने कहा, यह किस पाप का फल है? तू जानता है इसे कौन खाएगा? बोल, कौन मारेगा? बोल। 1 2 3। चोरी को पागलपन में छिपाना चाहती है, प्रकाश ने कहा। अभी तो तुझे 20 चाहने वाले मिलेंगे। चोरी क्यों करती है? प्रकाश ने कहा। एक बार पगली का पागलपन लाल वस्त्र पहनकर उसकी आंखों में नाच उठा, यानी क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई। उसने आम तोड़ तोड़कर प्रकाश के क्षय जर्जर हृदय पर खींच कर मारते हुए गिना, 1 2 3। प्रकाश तकिए पर चित लेटकर हिचकियां लेने लगा और पगली हंसते हुए गिनने लगी, 1 2 3। उसकी प्रतिध्वनि अमराई में गूंज उठी। और ये पगली कौन है आप समझ रहे हैं, क्योंकि श्यामा घर से गायब थी। श्यामा मन्नी को दोबारा नहीं मिली थी, तो ये प्रतिध्वनि, वही आवाज़ फिर से गूंज उठी थी उस अमराई में। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।